हाय एवरीवन, हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी के लेखक हैं शेखर और इसका टाइटल है वैशाली। मानस को जब पार्किंसंस डिजीज हुआ तो वो महज 18 साल का था। अपनी डिग्री के आखिरी साल में आकर उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। हाथ पैर कांपने लगे थे और धीरे धीरे वो मानसिक स्तर पर कमजोर होता चला गया। उसे घूमना बहुत पसंद था और यही वजह है कि उसके पैर कभी जमीन पर टिकते नहीं थे। किसी दोस्त की जरूरत नहीं थी उसे। उसका सच्चा दोस्त उसकी बाइक थी। शहर के चक्कर लगाना, नदी किनारे बैठ जाना और गुल्लू के दुकान का आलू दम, यही सब पसंद था उसे। डिग्री के 3 साल में भी उसने कोई दोस्त नहीं बनाए थे और जैसे ही उसे इस बीमारी ने धर दबोचा वो बहरा हो गया। वो अचानक पैरों के तले की जमीन ढूंढने लगा। माँ हमेशा कहती थी, बेटा कभी कभार तो घर पर भी वक्त बिता दिया कर, और उसके फिजूल के खर्चों से भी नाराजगी जाहिर करती थी। अचानक सब कुछ बदल गया। क्योंकि उसने कोई दोस्त बनाए नहीं थे तो कोई उसके पास आता जाता नहीं था। वो हमेशा हर किसी के लिए रहता था, मगर जब उसकी बीमारी के बायस पता चला तो सब बस सहानुभूति देने लगे और अंत में पढ़ाई छूट गई। उसके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे माँ और बाबूजी। बाबूजी आमतौर पर घर में रहते नहीं थे। सुबह सुबह दुकान निकल जाया करते थे और वापस दुकान से आते आते रात के 10 बज जाते थे। माँ चाहती थी कि वो घर पर रहे, मगर ऐसे तो कभी नहीं सोचा होगा। क्योंकि रिश्तेदार बार बार सहानुभूति जताने लगे तो अब माँ ने भी सबसे दूरी बनाना उचित समझा। दर्द को जितना कुरेदोगे उतना बढ़ जाता है। बात मामूली भी हो ना, तब भी समाज को आदत पड़ गई है बतंगड़ बनाने की। किसी ने खूब कहा है, बस हल्की सी खरोंच तो थी, जमाने ने हमदर्दी क्या दी, ये दिल अब दरारदार बन चुका है। धीरे धीरे उसके सारे काम माँ को करने पड़ रहे थे। वो तो अब हाथ से खाना भी नहीं खा पाता था। गिलास में पानी भरते वक्त आसपास गिरा देता था। चिढ़ने लगा। माँ का प्यार अब उसे श्राप सा लगने लगा था। माँ बाप जितना भी कर लें, बच्चों के लिए हमेशा कम पड़ ही जाता है, और बच्चे कितने भी बिगड़ जाएं, माँ बाप कभी साथ नहीं छोड़ते। सब डीएनए का खेल है। मानस अपने आप को बोझ समझने लगा था और बात बात पर माँ पर ही गुस्सा किया करता था। वो ताने मार कर कहता था कि देख माँ, तूने तो मन्नत मांगी थी कि मेरे पैर जमीन पर लग जाएं। अब देख, पूरी हो गई। माँ को बहुत बुरा लगता था। वो अकेले में रोती भी थी। ये सिलसिला लगभग साल भर तक चला, मगर कोई तब्दीली नहीं आई। डॉक्टरों का ब्यौरा लगा लगा कर हतोत्साहित हो चुके थे। नतीजा कुछ भी नहीं था। मानस ने सुनना बंद कर दिया, या यूं कहिए उसके अंदर सुनने की शक्ति खत्म हो गई। माँ हर रोज भगवान से एक ही सवाल पूछती थी, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो फिर मैं ही क्यों? भगवान बस जवाब दे नहीं वाले थे। दिवाली के बाद उनके पुराने किराएदार को भगाना पड़ा। वो लोग कुछ फिनाइल बनाने का काम करते थे और पूरा घर तहस नहस कर रखा था। साल भर से पूरा ध्यान मानस के इलाज पर था तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, मगर दिवाली की सफाई के दौरान पिताजी ने जब नीचे वाले घर की दीवार को देखा तो उनका दिल बैठ सा गया। बहुत मेहनत से एक एक पाई जुगाड़ करके घर बनाया था और अब उसकी दीवारों को देखकर ऐसा लगा जैसे वो मदद के लिए पुकार रहा हो। पता नहीं एसिड का क्या चक्कर था, लेकिन दीवारों की हालत देखी नहीं जा रही थी। पिताजी ने फौरन घर खाली करवाया और तय किया कि अब कोई किराएदार नहीं रखेंगे, चाहे घर खाली क्यों ना पड़ा रहे। लेकिन कुछ रोज बाद पैसों की जरूरत महसूस होने लगी। उन्होंने सोचा कि अब की बार किसी टीचर को ही घर किराए पे देंगे। बगल में एक नया प्राथमिक विद्यालय खुला था और उसी विद्यालय में बतौर गणित शिक्षिका वैशाली ने ज्वाइन किया। वो साथ ही साथ बीएड की तैयारी कर रही थी। वैशाली की जब शादी की बात चली तो उसने साफ साफ कह दिया था कि वो पहले नौकरी करना चाहती है। उसकी शादी की उम्र हो गई थी तो माँ बाप को फिक्र होने लगी, लेकिन वो टस से मस न हुई। घर पे रहकर तैयारी करना अब दुश्वार हो गया था, तो उसने कुछ वक्त के लिए एक नौकरी करना उचित समझा और यहाँ इसी प्राथमिक विद्यालय में बतौर गणित शिक्षिका ज्वाइन किया। कुछ दिन पहले वहाँ की गणित शिक्षिका अचानक नौकरी छोड़कर चली गई। वजह किसी को पता नहीं। उन्हीं की जगह लेने वैशाली आ पहुंची। जो सेल फोन नंबर वो इस्तेमाल करती थी, वही नंबर अब वैशाली को अलॉट हुआ था। घर से आते वक्त माँ और बाबूजी दोनों ने बहुत समझाया, लेकिन वैशाली ने एक न सुनी। बाबूजी को पता था वैशाली कहीं भी जाएगी अपना ख्याल वो खूब रखेगी। बहुत बहादुर थी वो।
बस उन्हें एक ही बात की फिक्र थी। वैशाली को अस्थमा था। सांस लेने के लिए कभी कभार पंप का इस्तेमाल करना पड़ता था। धूल मिट्टी से बच के रहने में ही उसकी भलाई थी। और संयोग की बात ये कि यही कारण था कि मानस के पापा जब वैशाली से पहली बार मिले तो झट से मकान किराए पे देने के लिए हाँ कह दिया। वो जानते थे लड़की है, घर को घर बनाकर रखेगी, पिछले वाले फिनाइल बेचने वालों से तो बहुत ही बेहतर ख्याल रखेगी। तो अब वैशाली उनके घर की नई किराएदार थी। वैशाली के आते ही मानस के घर में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। मानस की माँ, जो कि अब बाहर आना जाना लगभग बंद कर चुकी थी, अब वैशाली के साथ सुख दुख बांटने लगी। उनको मानो एक बेटी मिल गई थी। धीरे धीरे ये रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। मानस, जो कि इकलौता लड़का था घर में, अब उसे एक बड़ी बहन मिल गई थी। वैशाली मानस की मनोस्थिति को अच्छी तरह समझने लगी थी और कभी कभार उसे घुमाने बाहर ले जाया करती थी। मानस का चिड़चिड़ापन अब थोड़ा कम होने लगा था। एक रोज वैशाली को किसी अज्ञात नंबर से कॉल आया। वैशाली फोन उठाकर हेलो बोलती रही, मगर सामने से कोई जवाब नहीं आया। उसे लगा रॉन्ग नंबर होगा, तो उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे उसी नंबर से कॉल आना नियमित होने लगा। वैशाली फोन उठाती और हेलो कहती, सामने वाला फोन काट देता। एक बार परेशान होकर वैशाली ने फोन उठाते ही पुलिस कंप्लेन करने की बात कही और फोन काट दिया। सामने से फिर कॉल आया और अब की बार एक आवाज आई। फोन के उस पार था संबित। संबित उसी शहर में रहता था। एक आर्कियोलॉजिकल संस्थान में नौकरी करता था। उसका काम था मिट्टी की क्वालिटी चेक करना। जो गणित शिक्षिका पहले वैशाली वाला नंबर इस्तेमाल करती थी, दरअसल संबित उन्हें कॉल किया करता था। कुछ महीने नंबर बंद था तो कॉल आने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अब जब नंबर दोबारा एक्टिव हो चुका था, फिर से कॉल आने लगा था। उनका नाम था प्रीति। संबित और प्रीति दोनों एक दूसरे से कहाँ मिले, कैसे मिले, ये नहीं पता, मगर संबित प्रीति के इंतजार में था और प्रीति जिंदगी में आगे निकल चुकी थी। उसने सब कुछ गोपनीय रखा, यहाँ तक कि संबित को बिना बताए नौकरी छोड़कर शहर छोड़कर जा चुकी थी। वैशाली ने बार बार यही कहा कि उसे ये नंबर इसलिए मिला है क्योंकि अब वो प्रीति की जगह उस विद्यालय में नौकरी करती है, पर यह संबित मानने को तैयार ही नहीं था। जब से प्रीति से बातचीत बंद हुई थी, उसने अपने आप को एक कमरे में कैद कर दिया था। बाहर आना जाना एकदम बंद कर दिया था। अचानक से क्या हुआ और क्यों हुआ, उसे वो समझ नहीं आ रहा था। अब उसे लगता था वैशाली ही प्रीति है जो कि नाराज है, इसलिए बहाने बना रही है। संबित ने आगे देखना ही बंद कर दिया था और अभी भी अपने अतीत को जिए जा रहा था। कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहा। वैशाली काफी मर्तबा कॉल करने से मना कर चुकी थी, मगर संबित अपने आप को रोकने में नाकाम रहा। एक बार वैशाली ने सोचा कि आमने सामने मुलाकात होगी तो संबित का वहम भी दूर हो जाएगा। उसने तय किया कि अब वो संबित से मिलेगी। संबित इतने दिनों बाद ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। 2 दिन बाद शनिवार को स्कूल में हाफ डे होता है। उस दिन शाम को नदी किनारे स्थित रेस्टोरेंट में मिलना तय हुआ। मानस हर शनिवार वैशाली के साथ घूमने निकला करता था। अब क्योंकि वैशाली संबित से मिलने जा रही थी तो मानस को किसी जरूरी काम का बहाना देकर चली गई। मानस के पास वैसे भी इंतजार के अलावा कोई रास्ता तो था नहीं। शनिवार को निर्धारित वक्त पर दोनों वैशाली और संबित अपने अपने घरों से निकले। वैशाली के लिए नदी किनारे उस रेस्टोरेंट की दूरी लगभग 15 किलोमीटर की थी, तो वो थोड़ी जल्दी अपनी स्कूटी से निकल गई। बीच में एक पुल आता है, उसे पार करते ही वो रेस्टोरेंट था। वो पुल पार कर रही थी, अचानक से सामने एक आदमी आ गया और नियंत्रण खोकर वैशाली स्कूटी से गिर पड़ी। वैशाली उठ खड़ी हुई, मगर वो आदमी तब तक उसे खड़े खड़े देखे जा रहा था। विरक्त भाव व्यक्त कर वैशाली ने स्कूटी स्टार्ट किया और निकल गई। नीचे रास्ते पर गिरा पड़ा था वैशाली का वो पंप जो आपातकालीन स्थिति में सांस लेने में सहायक होती है। जो आदमी अचानक से टकरा गया था वो था दीनू। दीनू दूर के किसी गांव से शहर आया था। दिहाड़ी मजदूर था, लेकिन वो काम की तलाश में नहीं आया था। वो घर से परेशान होकर भाग आया था। दरअसल दीनू के बच्चे नहीं हो रहे थे और इस बात से उसकी पत्नी बहुत डांट डपट करती थी, बात बात पर ताने मारती थी। दीनू सब कुछ सह लेता था। धीरे धीरे उसके अंदर सहने की शक्ति खत्म होने लगी थी। वो परेशान हो गया। दिन भर मेहनत करके जब वो वापस शाम को घर आता, तब उसकी पत्नी फिर से चालू हो जाती। एक बार उसकी पत्नी ने उसे खूब कोसा
उसने कहा, थोड़ा जहर लाकर दे दो, इतना तो कर ही सकते हो, या ये भी ना हो पाएगा तुमसे? अगली सुबह दीनू उठा और शहर आ गया। वो गूंगा बन चुका था, उसके शब्द खत्म हो चुके थे। पास में पैसे थे नहीं, जितने लेकर आया था खत्म हो गया। आया तो था अपना इलाज करवाने, मगर वो जिस पहचान वाले के भरोसे शहर आया था, उसने दीनू को पहचानने से ही इनकार कर दिया। तो अब दीनू शहर में ही भटक रहा था। उसका मन करता था कि बस यूं ही चुप रहे और जिंदगी सन्नाटे से गुजर जाए। उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। अपने कपड़े फाड़कर भीख मांगने किसी मंदिर किनारे बैठ गया, लेकिन भिखारियों के संगठन ने एक नए व्यक्ति को वहां बैठने नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए भी कुछ पैसा खर्च करना पड़ता था। वो वहां से भी निकाल दिया गया। शनिवार को उस वक्त वो नदी किनारे आत्महत्या करने जा रहा था कि वैशाली टकरा गई। उस हादसे के बाद वैशाली थोड़ी दूर पुल पर गई ही थी कि उसकी सांसें तेज होने लगी। उसने अपना पंप ढूंढा, मगर पंप नहीं मिला। उसे चक्कर आने लगे। वो पुल आमतौर पर जनशून्य रहता था, कोई नहीं मिला मदद करने वाला। वैशाली छटपटाई और वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। दीनू वो पंप हाथ में लिए उसे देख रहा था। फिर थोड़ी दूर पुल पर चलकर आया तो वैशाली को रास्ते पर पड़े हुए देखा। दौड़कर वो करीब पहुंचा तो देखा वैशाली ने दम तोड़ दिया था। बगल में एक फोन था जिसकी घंटी बज रही थी। वो संबित ही था जो रेस्टोरेंट पर इंतजार कर रहा था। दीनू ने फोन उठाया और हेलो कहा। इतने दिनों बाद पहली बार दीनू के मुंह से आवाज आई थी। दीनू को शहरी लोगों की तरह बात करना नहीं आता था, तो उसने ज्यादा कुछ बोला नहीं, बस संबित को उस जगह बुलाया। जब तक संबित आ पहुंचा, दीनू ने नदी किनारे लकड़ी ढूंढकर शवदाह कर दिया था। उधर मानस और उसके माँ बाप सब वैशाली का इंतजार कर रहे थे। मानस, संबित, दीनू सब ने अपने पैरों पर बेड़ियां बांध रखी थी, मगर वैशाली आई उनकी जिंदगी में और सब आगे बढ़ने लगे। मानस जो सुनना बंद कर चुका था, अब सुनने लगा था। दीनू अब बोलने लगा था। संबित अब अतीत को छोड़ भविष्य की ओर देख रहा था। किसी हालत ने उन्हें अंधा, गूंगा, बहरा बनाया था, और आज एक और हालत ने तीनों की तकदीर को बदल कर रख दिया है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। टिल देन, यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू।